हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में जो उदय हुआ वो किस प्रकार सम्राट बना। तो इसके पिछले भाग में आपने उसके जीवन के बारे में देखा। इस वीडियो में हम उसको आगे बढ़ाएंगे और नेपोलियन की जो कार्य थे उसके बारे में और सम्राट के रूप में तथा उसके पतन के रूप में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली विभिन्न वीडियो आप तक मिलती रहें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने नेपोलियन के बारे में जो देखा उससे आगे हम बात करेंगे। जब नेपोलियन ने डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया था और फ्रांस में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए उसने विभिन्न कार्य किए। नेपोलियन ने सामाजिक समानता को अधिक महत्व दिया। सार्वजनिक कार्य के रूप में नेपोलियन ने सड़कें, नहरें, पेरिस का सौंदर्यीकरण, मार्ग में वृक्षारोपण तथा विभिन्न देशों से लाई गई विशेष कलाकृतियों का संग्रह किया। प्रशासन में भी नेपोलियन ने बहुत ही उल्लेखनीय सुधार किए। रोज तथा हाल के अनुसार नेपोलियन ने स्थानीय स्वशासन के स्थान पर प्रशासनिक निरंकुशता की स्थापना की, जिसने राजनीतिक निरंकुशवाद के मार्ग को प्रशस्त किया। न्याय एवं दंड व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। नेपोलियन ने आर्थिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया था। नेपोलियन के आर्थिक सुधार की प्रशंसा में हेज ने लिखा है कि नेपोलियन की वित्तीय पुनर्संगठन की सर्वप्रमुख सफलता बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना थी, जो उसी समय से विश्व की सबसे सुदृढ़ वित्तीय संस्था रही। हेज के अनुसार ही महत्वाकांक्षी बोनापार्ट ने उद्योग तथा वाणिज्य की ओर भी विशेष ध्यान दिया। सड़कों को सुधार कर नहरों और बंदरगाहों का उद्धार किया। देश का आर्थिक विकास इतनी तेजी से हुआ कि इंग्लैंड भी चिंतित हो उठा। नेपोलियन ने धार्मिक सुधार के तहत 1821 में पोप से समझौता कर लिया, क्योंकि नेपोलियन का विचार था कि धर्म की बागडोर भी शासक के हाथ में होनी चाहिए, बिना इसके शासन करना असंभव है। उसने यह भी कहा था कि अगर पोप पहले नहीं होता तो इस अवसर के लिए पोप भी मुझे बनना पड़ता। किंतु इतिहासकारों की नज़र में पोप से समझौता करना नेपोलियन की एक महत्वपूर्ण भूल थी। बोनापार्ट ने नागरिक कानून की स्थापना के साथ ही कानून संहिता भी बनाई और कहा कि मेरे कानूनों का संग्रह मेरी विजयों से अधिक स्थायी रहेगा। यह उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। फिशन ने इस कोड की प्रशंसा में कहा है कि जिस कार्य से आधुनिक सरकारों 15 वर्ष का समय लेती हैं, नेपोलियन ने वह कार्य केवल 4 माह में कर दिखाया। उसकी संहिता फ्रांस के लिए वरदान प्रमाणित हुई। अतः बोनापार्ट को आधुनिक जस्टिनियन का जाना उचित है। नेपोलियन फ्रांस के सम्राट के रूप में किस प्रकार बना? महत्वाकांक्षी बोनापार्ट ने 1804 ईस्वी में जनमत संग्रह करवाकर स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को उसके राज्य अभिषेक के समय जब पोप उसके सिर पर ताज रखने लगा तो बोनापार्ट ने ताज अपने हाथ में ले लिया तथा अपने हाथों अपने मस्तक पर रखा। इस तरह उसने विश्व को यह दर्शाया कि ताज उसने स्वयं प्राप्त किया है, न कि पोप की कृपा से उसे मिला है। नेपोलियन ने इसी अवसर पर यह भी कहा कि मुझे फ्रांस का ताज पृथ्वी पर पड़ा मिला है, जिसे मैंने तलवार की नोक से उठाकर अपने मस्तक पर रखा है। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र का अंत और बोनापार्ट के रूप में एक तंत्रात्मक शासन शुरू हुआ। इस प्रसंग में यह कहा जाना आवश्यक है कि एक समय फ्रांस की जनता राजतंत्र की घोर विरोधी रही, तो अब नेपोलियन को सम्राट कैसे स्वीकार किया? इसका प्रमुख कारण नेपोलियन पर जनता का अटूट विश्वास था तथा उसे अपना राष्ट्रीय नायक मानना था। दूसरा, जनता डायरेक्टरी के दमनकारी शासन से दुखी हो गई थी। जनता को विश्वास था कि उसकी समस्या का समाधान मात्र बोनापार्ट ही कर सकेगा। उसकी क्षमताओं व योग्यताओं पर उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए गणतंत्र की पक्षधर
जनता ने राजतंत्रवादी नेपोलियन को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। 1804 ईस्वी में सम्राट बनने के पश्चात नेपोलियन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति व फ्रांस के सम्मान को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से अनेक युद्ध किए। फ्रांस संसार में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। नेपोलियन ने अपने सैन्य कौशल से लगभग 40 युद्धों में विजय प्राप्त की। यद्यपि ट्रफ लगन में उसकी पराजय हुई, फिर भी उसने इस युद्ध के बारे में कहा था, अगर मात्र 6 घंटे के लिए मेरा समुद्र पथकार हो जाए तो इंग्लैंड का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऑस्टरलीच के युद्ध में नेपोलियन की विजय हुई थी। इटली पर नेपोलियन ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था तथा उसी समय उसने अपने आप को रोम का बादशाह घोषित किया था। 25 अक्टूबर 1806 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना ने बर्लिन में प्रवेश कर प्रशा की शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। रूस की अभियान में उसे खास सफलता नहीं मिली थी, व्यर्थ ही भयंकर नरसंहार हुआ था। फिर भी इस समय तक नेपोलियन विश्व में सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। 1808 ईस्वी में उसने स्पेन पर आक्रमण किया, किंतु स्पेन पर आक्रमण के साथ उसके पतन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। स्पेन पर आक्रमण को नेपोलियन स्वयं अपनी भूल स्वीकारी तथा कहा कि स्पेनी नासूर ने मेरा विनाश कर दिया। वस्तुतः नेपोलियन विश्व विजेता बनने की इच्छा रखता था। इस कारण अति महत्वाकांक्षा के कारण उसने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने 5 लाख सैनिकों की सेना तैयार की। इसे 20 राष्ट्रों की सेना भी कहते हैं। इस विशाल सेना के साथ 24 जून 1812 ईस्वी को उसने प्रस्थान किया, किंतु हेजन के विचारानुसार संख्या में सदैव शक्ति निवास नहीं करती, कभी कभी वह स्वयं दुर्बलता का कारण भी बन जाती है। यह विशाल मशीन फ्रांस की सेना अपने ही भार से टूटने लगी तथा अंत में नेपोलियन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि उसे रूस अभियान नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 19 अक्टूबर 1812 ईस्वी को उसने असफल लौटना पड़ा। उसके पश्चात नेपोलियन की लिप्चिंग की लड़ाई में भारी हार हुई। फिर मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस पर आक्रमण करके उसे संधि के लिए मजबूर किया। उसे पद छोड़ना पड़ा और अल्वा द्वीप जाना पड़ा। वहाँ से 1815 ईस्वी में नेपोलियन भाग निकला और फ्रांस में आकर पुनः सम्राट बन गया, किंतु 100 दिन के शासन के बाद उसे वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। वाटरलू के युद्ध में पराजय पर बोनापार्ट ने कहा था कि मैंने इस मुद्दे में समय नष्ट किया और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। वाटरलू की पराजय के पश्चात असंभव शब्द को नहीं मानने वाला महान नेपोलियन एक दिन पतन के गर्भ में समा गया। तो इस प्रकार नेपोलियन का पतन हुआ। तो उसके कुछ कारण थे जो इतिहास में दिए गए हैं। इस तरह वह जो विश्व में फ्रांस का प्रभुत्व स्थापित करने और विश्व विजय होने के सपने में नेपोलियन ने अनेक ऐसी भूलें की थी जो उसके पतन के प्रत्यक्ष कारण बन गई थी, क्योंकि जिन तत्वों ने नेपोलियन के साम्राज्य का निर्माण किया उन्हीं तत्वों ने उसका विनाश भी कर दिया। 1799 ईस्वी में से लेकर 1814 ईस्वी के समय को नेपोलियन युग कहा जाता है। युग निर्माता के लिए फिशर ने लिखा है कि संभवतः संपूर्ण मानव इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको अपने समय में इतनी प्रशंसा, विरोध एवं घृणा प्राप्त हुई हो, फिर भी उसका यश स्थायी था। बालिरा का कथन उल्लेखनीय है कि नेपोलियन जैसा व्यक्ति न किसी ने देखा है और न ही आने वाली कई शताब्दियों में ऐसा असाधारण व्यक्ति जन्म लेगा। कौन जानता था कि एक सैनिक से सम्राट तक पहुंचने वाले बोनापार्ट को वाटरलू के मैदान में साम्राज्य और सम्राट दोनों से हाथ धोना पड़ेगा और शेष जीवन एक बंदी के रूप में बिताना पड़ेगा। जिस नाटकीय परिस्थितियों में उसका पतन हुआ वह इतिहास के अध्ययनकर्ता के चिंतन मनन का विषय है। संक्षेप में उसके पतन के जो कारण हैं वो इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति की योग्यता पर आधारित राज स्थापित करना तो संभवतः पर अकेले चलाना कठिन था। उसने कभी किसी की राय नहीं मानी और मनमानी करता। नेपोलियन हठी था, साथ ही वह विश्व विजयी होने की इच्छा रखता था जो महत्वाकांक्षा की अधिकता थी। बढ़ती उम्र में नेपोलियन का स्वास्थ्य भी उसका साथ देने से इनकार कर गया। नेपोलियन की सैनिक नीति भी उसके पतन का कारण बनी थी। नेपोलियन के
संबंधियों ने भी उसे धोखा दिया, जबकि उसने सबके लिए बहुत कुछ किया था। नेपोलियन ने एक भारी भूल, पोप का अपमान करने का की थी। इसी तरह महाद्वीपीय नीति ने भी उसे विनाश की ओर धकेला। महाद्वीपीय नीति ने उसे आक्रामक युद्धों में उलझा दिया और इन युद्धों में नेपोलियन को पराजय और पतन के गर्त में डाल दिया। तो इस प्रकार नेपोलियन का पतन हुआ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।